हेलो, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बिलियन चैप्टर केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री का पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आज हम दूसरा लेक्चर लेंगे। पहले लेक्चर में हमने बिलियन के बारे में पढ़ा, बिलियन क्या क्या होता है और कुछ उसके प्रकार पढ़े। और अब हम बिलियन के कल हमने कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स देखे थे, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आज भी पढ़ेंगे। उससे पहले आज की क्लास शुरुआत हम एक विचार से शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें पढ़ने के लिए डायरेक्टली हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमें थोड़ा सा अपने आप को हमें मोटिवेट करना चाहिए खुद से। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ लाइनें होती हैं जिसे पढ़ के हमारे पास कुछ करने का जुनून होता है। तो आज का हम एक विचार इस विचार के साथ करते हैं। हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये नहीं कि हम एक बार हार जाएं तो हार गए। महानता इसमें नहीं है कि हम कभी न गिरे, बल्कि महानता इसमें है कि हर बार गिरकर उठे हैं। तो इसीलिए हमें कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो। देखिए, कोई भी चीज़ें, ये अभी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है और वो कहते हैं कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, मतलब ये वो बला बला कुछ भी। लेकिन देखिए, हम वक्त देंगे और कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाती है। एक रस्सी जब कठोर पत्थर पे निशान बना सकती है, तो आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? एक बार कोशिश तो करके देखिए। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिलियन में, और आगे हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को, इसमें इस वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और हमने देखा था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने कल बिलियन के बारे में पढ़ा। तो बिलियन क्या था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ताकि जो बच्चे नए जुड़े हों, वो भी मतलब इस चैप्टर को, इस लेक्चर से भी आसानी से समझ सकें। देखिए, हमने बिलियन की परिभाषा पढ़ी कि बिलियन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण है। यानी बिलियन एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 8th में, ऐसे डिफिनेशन होती है। बिलियन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो देखिए, विषमांगी वो होते हैं कि जिन्हें मतलब बिलियन बनाने के बाद हम अलग कर सकें, लेकिन समांगी मिश्रण वो होते हैं कि विलयन बनाने के बाद हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी को हम जल में घोल दें तो फिर चीनी को हम अलग नहीं देख सकते हैं। यानी, और इस चैप्टर में हम द्विअंगी विलयन के बारे में बात करेंगे। यानी इस विलयन में दो अवयव हैं, एक विलेय हो और एक विलायक हो। तो हमने पढ़ा था कि विलेय जिसकी मात्रा थोड़ी कम होती है और विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो जैसे हम चीनी पानी ले लें तो हम 1 लीटर पानी में मान लीजिए 100 ग्राम चीनी घोलते हैं, तो इसमें विलायक वाटर होगा क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है। तो ये सारा था। अब देखिए, इसके बाद हम देखे थे कुछ सांद्रता। हम बोल देते हैं ऐसे ही केवल कि ये विलयन सांद्र है या ये विलयन तनु है, लेकिन आगे जब हम केमिस्ट्री में यूज करना है हमें, तो हम इसी से हमारा काम नहीं चलेगा। तनु सांद्र से हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो उसी के लिए सांद्रता के कुछ टर्म्स आते हैं जिसे हम व्यक्त करते हैं। तो आइए हम उसे देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स।
व्यक्त करने वाले कारक, इसे हिंदी में हम लिख सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो भी पद आएंगे, या फिर सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद हम बोल सकते हैं, यहाँ पे पद लिख सकते हैं। तो हमने कल पद देख लिया था, कितने थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, परपार्टिस। तो आज हम उसमें उसका सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो उसे हमें कैसे निकालना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान, या इंटू 100 मल्टीप्लाई होता है। ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। यही होता है इसका फार्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ये फार्मूला याद है। अब देखिए इस फार्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं। लेते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 10 ग्राम ग्लूकोज को हम 90 ग्राम जल में घोल पर, अब हम 10 ग्राम हम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो यहाँ अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें से विलेय कौन है, विलायक कौन है। जैसे हमने विलयन जो होता है, विलयन हमने इसमें देखा था कि विलेय प्लस विलायक, इसकी मात्रा कम होगी और इसकी मात्रा अधिक होगी। यहीं से हम इसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम जल है, तो इसमें मात्रा किसकी कम है, इसकी। तो यानी ये हो गया हमारा विलेय और ये हो गया हमारा विलायक। अब यहाँ से हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले से पता है विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ से हम विलेय का द्रव्यमान कितना है, अगर हमें यहाँ से मास प्रतिशत निकालना हो तो हम यहाँ से 10 ग्राम ऊपर लिख देंगे, और हमें बिलियन का द्रव्यमान लिखना है, ना कि विलायक का। तो अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान हमें लिखने के लिए यहाँ से हम बिलियन का इसको भी ऐड करेंगे और इसको, क्योंकि हम विलेय प्लस विलायक को मिलाने के बाद हम बिलियन बनाते हैं। यानी 100 प्लस 10 प्लस 19, यानी हम 10 प्लस 90। अब मान लीजिए ग्राम, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। मान लीजिए इधर भी ये ग्राम ही में होगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 से 100 खत्म हो गया। तो देखिए वहाँ से आ जाएगा 10%, 10% इसका आ जाएगा कि 10% ग्लूकोज को हमने 90 ग्राम जल में घोला था। यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो 10% वहाँ पे होगा, और जो जल वहाँ पे होगा वो 90% होगा। तो जल का भार जो होगा वो 90% होगा और ग्लूकोज का जो भार होगा वो 10% होगा। तो ऐसे हम फार्मूला लगा के यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। यहाँ से अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पहला टर्म्स या पहला पद। अब दूसरा हमने कल लिखा था आयतन प्रतिशत, तो आइए उसे हम देखते हैं कैसे लागू करते हैं।
यहाँ पे एक एक फार्मूला आप लोग लिखते जाइएगा। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ये फार्मूला एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और मतलब क्लासेस में भी पूछा जाता है, तो सारे फार्मूले याद रहेंगे तभी आगे हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। यहाँ से जो दूसरा है वो आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत, और इसका फार्मूला सेम उसी के जैसे होता है। यहाँ हम लिखते हैं विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। देखिए अभी ये फार्मूला लिख लीजिए, आगे हम यहाँ से फार्मूला लिखते चलिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आयतन प्रतिशत हम वहाँ कभी निकालेंगे कभी कुछ। तो सबसे पहले हमें फार्मूला तो याद होना चाहिए। तो जो दूसरा सांद्रता को व्यक्त करने का टर्म्स है वो ये है आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। अब देखिए तीसरा, देखिए आयतन प्रतिशत जो हम यूज करते हैं ये एक मतलब बहुत बड़ा, ये सारे देखिए आवश्यकता के अनुसार ही मतलब कोई स्टडी की जाती है या खोज की जाती है। देखिए पहले जो कार के इंजन आते थे तो उसमें केवल जल डाला जाता था उसे ठंडा करने के लिए ताकि इंजन गर्म ना हो। तो उस समय मतलब पहले तो ये डाला जाता था, हमें ये सांद्रता क्या होती है, मतलब हम कुछ मिला देंगे तो वो क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं, तो ये सारी बातें नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही अध्ययन हुआ और आयतन प्रतिशत हमने पढ़ा तो इसका एक बहुत बड़ा यूज मिल गया। देखिए पहले जल डालते थे तो हमें बार बार जल डालना पड़ता था और वो थोड़ा कमी करता था, लेकिन फिर हम यहाँ से 35% एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं जल में, तो इंजन को बहुत ज़्यादा जल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडा रख सकता है। लगभग -17 डिग्री सेल्सियस हिमांक को वो कम कर देता है। तो यही सारे उपयोग हैं आयतन प्रतिशत का। वहाँ पे -17 डिग्री सेल्सियस वो हिमांक को कम कर देता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इंजन को ठंडा रखता है। तो यही सारे यूज़ हैं, हम आगे देखते जाएंगे। जो तीसरा टर्म्स था वो कब आता है, हमने पढ़ा था कि देखा था कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए ये क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका यूज हम मेडिकल मतलब दवाइयों को बनाने में करते हैं, फार्मेसी में हम इसका यूज करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, क्योंकि उसमें हमें बनाना होता है, मतलब देखना होता है कि कितनी मात्रा मिलानी है द्रव्यमान में भी, और जैसे बहुत सारे सिरप ये सब बनाने होते हैं तो आयतन में भी। तो इसका यूज हम करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मेसी में। फार्मेसी में ही लैब में दवाइयों को बनाने में। तीसरा जो टर्म्स था हमने वो देखा था पर पार्टस। मीडियम, हम इसे शॉर्ट में ppm भी बोलते हैं। ppm ये होता है ppm। ये बहुत जब हमें छोटी मात्रा याद करनी होती है तो तब हम इसका यूज करते हैं पर पार्टस मिलियन का। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पर पार्टस मिलियन के लिए क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे विलेय के भागों की संख्या अपान बिलियन के कुल भागों की संख्या। इसमें नंबर करके आते हैं और यहाँ पे
10⁻⁶ करते हैं हम। तो ये होता है पर पार्ट्स मिलियन का फार्मूला, और इसका यूज़ हम वायु में प्रदूषित जितने भी मतलब प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए हम यहीं से इसको 10⁻⁶ को हम बोलते हैं ना माइक्रो, तो इसका यूज किया जाता है पर पार्ट्स मिलियन में कि मतलब कितने प्रदूषण हैं कैसे, तो हम उसको माइक्रो या पर पार्ट्स मिलियन में मापते हैं। तो ये हो गया पर पार्ट्स मिलियन के लिए। अब इसके बाद जो मतलब चौथा आता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से 5 नंबर का जो आता है मोल अंश। मोल अंश, अब देखिए मोल अंश के लिए कल हमने फार्मूला मोल निकालने के लिए मोल अंश, ये चैप्टर है 11 में, उसमें हम अच्छे से मोल अंश को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मोल निकालना आना चाहिए, और मोल के लिए हमने कल एक फार्मूला लिखा था कि N = W/m/W, ये होता है मोल निकालने का फार्मूला। N को हम मोल बोलते हैं, M दिया गया मास, और जो W होता है वो परमाणविक मास होता है या द्रव्यमान अणुभार होता है। तो यहाँ पे जब हमें मोल अंश निकालना होता है तो देखिए हमें मान लेते हैं हम यहाँ पे मोल अंश जिसका निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 हैं A + B। अब यहाँ से हमें A का मोल अंश निकालना है। ये 2 हमारे पास, एक विलेय है एक विलायक है। अब यहाँ से हमें A का निकालना है, तो हम मोल को दिखाते हैं N से, इसे दिखाते हैं हम N से, और इसे भी हम दिखाते हैं N से, इसे हम मान लेंगे। अब हमें Na का जब मोल अंश निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है Na/Na + Nb। ऐसे हम किसी का निकालते हैं मोल अंश। जब भी हमें मोल अंश निकालना हो तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें द्विअंगी विलयन के बारे में बात कर रहे हैं विलेय प्लस विलायक के लिए। तो यहाँ पे विलेय प्लस विलायक के लिए देखिए हमने A और B मान लिया है। A जो है वो विलेय है और B जो है वो विलायक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है कि विलेय का मोल अंश निकालिए, तो उसके लिए ये फार्मूला हम लगा सकते हैं कि Na = Na/Na + Nb। अगर यहीं से पूछ दे कि मान लीजिए हमने इसे विलेय माना है और इसे हम मान लेते हैं कि ये विलायक है, बोले तो सॉल्वेंट, ये तो हो गया विलेय का। अब जब यहाँ से सॉल्वेंट का पूछ देता है तो हम यहाँ पे B लिखेंगे, तो यहाँ पे Nb/Na + Nb हो जाएगा। बस हमें जिसका निकालना हो ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। ये होता है मोल अंश निकालने के लिए फार्मूला, वो है मोलरता। मोलरता, अब हम देखते हैं मोलरता। यहाँ से हम मोलरता = जो फार्मूला होता है, देखिए इसमें हमें सारे फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाइए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सूत्र पे ही लगा करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है विलेय का मोल अपॉन विलयन का आयतन। यहाँ पे हम लीटर में लिखते हैं, या तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 1000 कर देंगे। ये हो गया मोलरता के लिए। अब नेक्स्ट टर्म्स जो आता है वो है मोलरता। यहाँ से याद रखना, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। मोलरता और मोललता, यानी ल और यहाँ पे र, केवल एक वर्ड का डिफरेंस है इसमें, लेकिन ये वर्ड का डिफरेंस बाकी इधर बहुत डिफरेंस है। तो वो याद रखिए, मोलरता और मोलरिटी में कभी कंफ्यूजन है, ये ना कि इसका फार्मूला इधर बता दो इसका फार्मूला इधर, फार्मूला इधर उधर हुआ तो फिर अगर सवाल लगाए तो वो भी गलत, अगर कभी पूछा गया वहाँ बताए तो फिर डंडे पड़ने वाले हैं। और बाकी कहीं MCQ भी सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बाकी वहाँ से नंबर
चढ़ जाएंगे। हमें यहाँ पे हर वर्ड पे ध्यान होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय का मोल अपॉन विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई इंटू 1000, क्योंकि यहाँ भी हम केजी में लेते हैं तो मल्टीप्लाई हम 1000 कर सकते हैं, हम लीटर में लेते हैं तो मल्टीप्लाई हम 1000 कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स हो गए हमारे सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद होते हैं। उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से एक को हम लिख सकते हैं ताप पर निर्भर और दूसरा हम ताप पर निर्भर नहीं। ऐसे हम मतलब यहाँ से हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो टेम्परेचर यानी एक ताप पे निर्भर करता है और दूसरा ताप पे निर्भर नहीं करता है। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? हमने 8 या 7 मतलब 7 टर्म्स पढ़े थे सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। तो देखिए यहाँ से जो आयतन होगा, आयतन प्रतिशत, या हम बोले तो जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ से हम और मोलरता, ये सभी ताप पे निर्भर करेंगे। अब जो इसे जो निर्भर नहीं करेगा तो यहाँ से वो है द्रव्यमान प्रतिशत मोल अंश और यहाँ से मोललता, ये जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात ये है, आयतन जो होता है वही ताप पे निर्भर करता है। अब क्या द्रव्यमान को अगर हम गर्म करेंगे, किसी मान हमने 1 kg लिया तो वो 2 kg हो जाएगा या से घट जाएगा? ये तो होता नहीं कि वो ताप पे निर्भर करने से बढ़े या घटे वेट जो हो। लेकिन जो आयतन होता है वो ताप घटने और बढ़ने पे निर्भर करता है। देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें तो जो लाइन सप्लाई तार जो लगते हैं पूरे मतलब शहरों में, गांव में, हर जगह जो तार लगते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि गर्मियों के सीजन में वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। तो क्या वो विस्तार करता है, वहाँ पे फैल जाते हैं उसके कण दूर दूर, तो आयतन उसका विस्तारित होता है। और ठंडियों के समय आप देखेंगे तो वो टाइट दिखते हैं। और ये नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी के घर लगभग वो मोटर के लिए पाइप आती है पतली सी पानी के लिए, तो उसे भी दे सकते हैं। ठंडियों में वो ज़्यादा टाइट होती है लेकिन गर्मियों में वो बहुत लूज होती है। तो यही, क्योंकि अब देखिए ताप, गर्मी में ताप बढ़ रहा है, ठंडी में ताप घट रहा है, तो यही कारण है कि जो आयतन है वो ताप पे निर्भर करता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। अब यहीं से हम ये ले लेते हैं कि जब जिसमें आयतन होगा वो ताप पे निर्भर करेगा। सबसे पहले तो आयतन प्रतिशत, तो आयतन तो निर्भर करता है, करेगा ही। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसमें भी आयतन आ रहा है तो यहाँ भी निर्भरता होगी। और मोलरता, अब मोलरता हम सोचते हैं कि मोलरता में आयतन कहाँ से आता है, मतलब इसमें तो कहीं भी मोलरता दिख रहा है, आयतन नहीं। तब यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगाते देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। तो वहाँ पे भी आयतन आ गया, इसीलिए मोलरता भी निर्भर करेगी ताप पे। अब हम निर्भर नहीं करते हैं जो सांद्रता के पद। अब द्रव्यमान प्रतिशत, अब ये थोड़ी हो सकता है कि हम 1 kg को 2 kg कर दें टेम्परेचर बढ़ा के, और टेम्परेचर कम करके हम जो 1 kg था उसको आधा kg कर दें, ऐसा तो संभव नहीं है।
तो इसीलिए जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। वैसे ही मोल अंश आ गया, तो देखिए मोल अंश हम निकाल रहे थे, तो एक मात्रा अंश निकालना है ना, ऊपर भी हम जो लेंगे और नीचे भी वही लिखेंगे तो वो कट के यहाँ से मतलब पूरा हट जाता है। तो मोल अंश में भी हम ये नहीं निकालते क्योंकि वहां भी हमें एक द्रव्यमान जैसे निकालना होता है। अब आता है मोललता। अब फिर यहाँ बात आती है कि मोललता में द्रव्यमान भी तो हमें ऐसे नहीं दिख रहा है कहीं कि मोललता में द्रव्यमान दिख रहा, तो फिर हमें इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको फार्मूला बताया। ये सारी चीज़ें अगर हम पहले ही बता देते तो नहीं समझ में आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना मोललता बराबर क्या होता है, तो हम कैसे सोचते रह जाते कि तब हम रटना शुरू कर देते कि मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती है, मोललता निर्भर करती है, ये नहीं करता है, ये करता है। फिर इसके बाद रटते, फिर अगर कहीं एक लाइन इधर उधर हुई तो पूरा खत्म। इसीलिए हमें इसमें चीज़ों को पहले समझना होता है। अब हमें पता है कि मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। तो यहाँ हम द्रव्यमान ले रहे हैं, तो जब द्रव्यमान ले रहे हैं तो जब द्रव्यमान खुद ही निर्भर नहीं करता है तो क्या मोललता निर्भर करेगी? नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें बस बेसिक थोड़ा सा जो मतलब जहाँ से हमें इसका बेसिक खोजना होता है कि कहाँ से ये जुड़ रहा है, बस हमें वही द्रव्यमान, एक चीज़ याद है कि द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है और आयतन निर्भर करता है, और इसी से ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। जहाँ कहीं भी द्रव्यमान आएगा वो नहीं करेगा, जहाँ आयतन होगा वो करेगा। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये जितने सारे टर्म्स पढ़े हैं इनका हम सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और सब आसान भी है, क्योंकि यहाँ से सवाल ही आते हैं। और पता ही है कि सवाल अगर हम एग्ज़ाम में कर दें तो हमें डेफिनेशन से अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में से तो ज़रूर वो एग्जामिनर कटपिट कुछ कर ही देता है, लेकिन सवाल में उसके चांस ही नहीं होते। कहते हमने सवाल को थोड़ा सा इधर उधर करके उसमें कटपिट करके भी लिखा है लेकिन वो सही है तो हमें नंबर मिलेंगे। लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है कि ये उसमें अगर सुंदर उंदर नहीं लिखे हम तो एग्जामिनर का थोड़ा सा भी दिमाग भाई गर्म है, उसकी लड़ाई हुई है अपने बीवी से तो वो काट ही देगा, उसका दिमाग सही नहीं आ रहा है तो। लेकिन अब भाई सवाल है तो उसको तो काटना उसके बस की बात नहीं है। तो बस हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसे ध्यान में रखना है और ऐसे पढ़ते चलना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए एक जोश के साथ, ताकि हम अपना जो बेहतर दे के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लें। और आगे हम पढ़ रहे हैं।